हेलो नमस्कार सबको। ये है हमारा वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स के पेपर को आप लोग अटेम्प्ट कैसे करने वाले हो। बोर्ड्स आ गए हैं बिल्कुल डोर स्टेप पे, काफी हद तक हमारा रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें समझना है कि जो हमने सीख लिया उसको प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपको कितना आता है, इट्स ऑल्सो कि आप अपनी बात किस हद तक कह पाते हो। जब हम क्लास में कई बार बात करते हैं तो रियलाइज करते हैं ये चीज कि क्या होता है कि आज स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं कि यार मुझे बात समझ आ गई पर मुझे समझाना नहीं आ रहा। तो उस चीज पे अब हमें काम करना है, हमें समझना है कि अपने आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है। आने वाला जो एक हफ्ता है इसमें हम समझेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे आंसर फ्रेमिंग होगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो टॉपर रहे हैं 2022 के, उन्होंने अपने आंसर्स को किस तरीके से प्रेजेंट किया, कैसे उन्होंने टॉप किया, किस किस बात के नंबर उनके आंसर्स में उन्हें दिए गए। तो कोशिश करेंगे चीजों को समझने की। सबसे पहले तो एक बेसिक मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए, ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है ना। ये एक्सेस डिमांड के बारे में कुछ इन्होंने पूछा हुआ है कि क्या होता है, उसके बारे में लिखा गया है। डिफरेंशिएशन लिखा गया है, डेप्रिसिएशन, कैपिटल लॉस का। क्या चीजें हम यहाँ पर नोट कर पा रहे हैं, देखो कुछ तो होती है कि बेसिक चीजें जो आप मानकर चलते हो, आपको पता भी है कि आपकी जो हैंड राइटिंग ऐसा नहीं है कि इस पेपर में जैसे टॉपर शीट है बहुत बहुत बढ़िया हैंड राइटिंग नहीं है ये, पर इट्स रीडेबल। तो हैंड राइटिंग ऐसा नहीं है कि यार मेरी तो खराब ही हैंड राइटिंग, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। नीटली लिखो कि पढ़ा जाए, बस राइटिंग उतनी ही साफ होनी चाहिए, नीट होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए। जो आपने लिखा है वो रीडेबल होना चाहिए, कीड़े मकोड़े नहीं मार के आने पेपर में। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब भी आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे नोट करो, इन्होंने क्या किया हुआ है, जिस भी पॉइंट को ये हाईलाइट करना चाहते हैं उन्होंने अंडरलाइन कर दिया। सब आंसर्स में जहां ये चाहते हैं कि यार एग्जामिनर का यहां ध्यान चला जाए, उन पॉइंट्स को इन्होंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। और क्या किया, देखो आंसर्स के बीच में स्पेसेस प्रोवाइड की, जहां भी इनको जरूरत लग रही है यहाँ पे स्पेस की जरूरत है, यहाँ पे आंसर का मोड चेंज हो रहा है। या मैं समझ लो क्वेश्चंस कई बार इस तरीके से पूछे जाते हैं ना कि एक्सेस डिमांड क्या है, क्वेश्चन मार्क। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को ठीक कैसे किया जाएगा, क्वेश्चन मार्क। बताओ इलिस्ट्रेशन के साथ, एग्जांपल के साथ या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में एक्चुअली 3 क्वेश्चन है, तो इन 3 क्वेश्चंस का आप अगर 3 पैराग्राफ्स में आंसर देते हो तो वो बेहतर लगेगा। कि सबसे पहले आप बता दो कि एक्सेस डिमांड क्या है, डेफिनेशन मीनिंग लिखकर। उसके बाद आप क्या करो, एक्सप्लेन कर दो कि उसके रीजंस क्या है, रीजंस हेडिंग बन जाएगा एंड आप 1 2 3 4 जो भी पॉइंट्स वहां पे बताना चाहते हो। उसके बाद एक लाइन छोड़ दो, फिर लिख दो कि डायग्राम एंड अपना क्या बना दो, ग्राफ वहां पर ड्रॉ कर दो। कहने का मतलब स्पेस अननेसेसरी नहीं छोड़ना है, लेकिन अगर आप अपने आंसर्स में स्पेस मेंटेन करोगे तो आपका आंसर बेटर लगेगा, ज्यादा रीडेबल लगेगा। मेन मुद्दा क्या है, चाहे हम इन कितने भी पॉइंट्स की बात करें कि आपको पॉइंट्स में लिखना चाहिए, पॉइंटर्स बनाने चाहिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट या 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, एरोज लगानी चाहिए, बुलेट पॉइंट्स जिसे कह देते हैं। इन सभी बातों का मतलब सिर्फ एक ही है, गोल सिर्फ एक ही है कि अपने आंसर को रीडेबल बनाओ, कि एग्जामिनर जब भी कोई आंसर शीट देखे उसको पढ़ने में आसानी हो। जैसे कि अगर मैं आपको, जो आपकी इकोनॉमिक्स की किताब है, इकोनॉमिक्स की किताब में आपको बहुत सारे डायग्राम्स ये वो सब देखने मिलते हैं, गाइड्स वगैरह जब हम पढ़ते हैं, तो जैसे टी.आर. जैन पढ़ रहे हैं या फिर हमारे पास और कई पब्लिशर्स की किताबें रहती है, उनमें चीजें बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की होती है। एक हेडिंग होती है, उसके आगे सब पॉइंट्स होते हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, पढ़ने में आसानी रहती है। यही चीज कई बार जब हम एनसीईआरटी की किताबें देखते हैं, वो एक ही बार में लिखी होती है, सारी एक ही फ्लो में लिखी होती है, वो हमें पढ़ने थोड़ी सी मुश्किल लगती है। रीजन क्या है, यहाँ पर दोनों किताबों में बात सेम ही लिखी हुई है, तो आप एक पढ़ रहे हो खुशी खुशी आसानी से, दूसरी पढ़ना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब आप एनसीईआरटी देखते हो वो एक ही फ्लो में लिखी गई है, एक ही तरीके से लिखी गई है, सेपरेशन कम दिखता है वहां पे, बोल्डनेस, हाईलाइटिंग्स, ये सब चीजें कम दिखती है, आपको एफर्ट लगा के पढ़ना पड़ता है। जब आप टी.आर. जैन उठाते हो आपको पॉइंट्स दिख रहे होते हैं, ये पढ़ा पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट, अच्छा। हेडर्स की वजह से आपको पढ़ना क्या लगता है, आसान लगता है।
तो आप जब एग्जामिनर को चीज समझा रहे हो, जैसे बुक आपसे बात करती है ना, वैसे ही जब आप एग्जाम लिख के आ रहे हो, आप जो चेक करेगा ना उससे बात कर रहे हो। आपके आंसर्स अगर बात करेंगे ना तो उनको समझना आसान होगा। अगर क्लैरिटी है, जब भी आप पैराग्राफ्स में लिख रहे हो, ऐसा नहीं होता कि आप गलत लिख रहे होते हो। क्यों आपको बोला जाता है फिर पॉइंटर्स में लिखो, पॉइंटर्स में? क्योंकि जब आप पॉइंट में लिखते हो ना, समझ आता है कि आपको चीज क्लियर है, सामने वाले को वो चीज पढ़ना आसान लगता है। एंड जब तक आप किसी का काम आसान नहीं करोगे ना, तब तक वो आपसे इंप्रेस नहीं होगा। इंप्रेस हम लोग जिंदगी में कभी भी तभी होते हैं जब हम किसी का काम आसान कर देते हैं, कोई हमारा काम आसान कर दे। हमारी जैसी वीडियोस को आप क्यों देखते हो? क्या जरूरत है? क्यों आप यूट्यूब वाले टीचर्स से इंप्रेस हो जाते हो? क्योंकि वो आपकी पढ़ाई आसान कर देते हैं कि यार ऐसे पढ़ लो ना, यही तो कह रहा है ये कॉन्सेप्ट। उसी तरीके से जब आप आंसर लिख रहे हो ना, तो आप स्टूडेंट नहीं हो, आप टीचर बन जाओ। वहां पे आपको एक्सप्लेन करना है एग्जामिनर को कि मुझे ये चीज समझ आ गई है, मेरे नंबर मत काटो। नंबर के लिए मत लड़ो। आपकी लड़ाई क्या होनी चाहिए? क्या मेरे स्टूडेंट को सब समझ आ जाए। जब हम इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करने लग गए ना, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब देखो, जो हम कहते हैं कि मार्क्स कहीं ना कहीं बाउंड करते हैं, ये कुल मिला के 2 नंबर का क्वेश्चन है, जहां पे कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन का फर्क पूछा गया। 2 नंबर उसको पूरे मिले हुए हैं। इसने पॉइंट्स कितने लिखे? यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखे। सबसे पहले मीनिंग समझाया, नेचर समझाया, प्रोविजन समझाई कि कैसे डील कर सकते हैं कैपिटल लॉस से और डेप्रिसिएशन से, एंड समझाया कि प्रोडक्शन पे इसका क्या इम्पैक्ट है। अब कहीं ना कहीं जब हम नंबरों के लिए लड़ रहे होते तो हम क्या सोचते, 2 नंबर का है, 2 पॉइंट बहुत है। यहां पर बच्चा क्या सोच रहा है? यहां पर बच्चे ने दिमाग में क्लैरिटी बनाई कि यार देखो, अगर मेरे स्टूडेंट को डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस समझने का है, तो उसको ये चीजें समझ आनी चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, ये काम कैसे करेगी, इसको ठीक कैसे किया जाएगा, एंड ओवरऑल प्रोडक्शन पे इंपैक्ट क्या डालेगी। एज सिंपल एज दैट। अगर आप ये आंसर पढ़ लोगे, आपको डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस का मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट रह जाएगा नहीं रहेगा, तो टीचर आपको पूरा नंबर दे रहा है। टीचर को बात समझ आ गई, उसने कहा ओके डन। जैसे आप क्या कर दोगे, आपको समझ आता है, आप वीडियो को लाइक कर देते हो, उसी तरीके से टीचर ने आपके आंसर को क्या कर दिया, पूरे नंबर देके लाइक कर दिया। बेसिक फंडा तो सेम ही है ना, कि आप एग्जाम हॉल में बैठ के सोचते हो मैं स्टूडेंट हूं, मैं नंबरों के लिए लड़ रहा हूं। नहीं, आप टीचर हो, आप अपने एग्जामिनर को जो चेक करेगा उसको समझा रहे हो कि भाई ये लिखा है, इस कॉन्सेप्ट में ये बात होती है। देखो, जो हमारे डेफिनेशंस वगैरह वाले सम होंगे, डेफिनेशंस लिखनी होंगी जहां पे बुक से सीधी थ्योरी पूछी हुई, वो तो आप वर्ड टू वर्ड लिख दोगे। लेकिन आपका पेपर अट्रैक्टिव कब होता है, या अच्छा कब लगता है, या देखने में ऐसा क्या लगता है कि इस बच्चे को आता है, जब आप उस एक्सप्लेनेशन वाले मोड में घुसते हो, जब आपके एग्जाम्पल्स जो होते हैं ना वो बात करते हैं। कि आपसे पूछ लिया जाए कि डबल काउंटिंग होती है इकोनॉमी के अंदर, क्यों होती है, इंटरमीडिएट गुड्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता, आप बता दोगे। रीजन ये है कि वो ऑलरेडी उसका कॉस्ट इंक्लूड होता है फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, 2 बार गिनने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आप एग्जाम्पल लिखोगे ना, तो आप एग्जाम्पल से सामने वाले को समझाते हो कि यार ये देखो, ये चीज है, हो जाएगी डबल काउंटिंग। कि अगर मैं बेकरी वाली ब्रेड को भी गिन लूंगा एंड फाइनल प्रोडक्ट जो केक बना उसको भी गिन लूंगा, तो 2 बार गिना गया ना, दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए हम इसे अवॉइड करते। एग्जामिनर को लगता है वो अच्छा ये बात है, ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर, ओके, दे दो नंबर। इसको बात समझ में आ रही है? यानी कि आपके पेपर का मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कितने मार्क्स, कितने। हाँ, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि अगर 1 नंबर का सम है उसके बारे में आपको सारा कुछ पता है तो आप सारा कॉन्सेप्ट लिखने बैठ जाओ। स्मार्टली अटेम्प्ट करो पेपर को, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब भी आप कोई आंसर कम्युनिकेट कर रहे हो ना, तो उसकी एक स्टोरी लाइन होनी चाहिए। आंसर कम्युनिकेट होना चाहिए, सामने वाले तक आंसर पहुंचना चाहिए। फालतू की कहानियां नहीं पहुंचनी चाहिए कि समझ लो एक टॉपिक है, आपको उसके बारे में कुछ पता, आप सारा कुछ लिखने बैठ जाओ। नहीं, आंसर में, क्वेश्चन में जो चीज आपसे पूछी गई है ना, उस पूछी हुई चीज को अच्छे तरीके से डिफाइन कर दो, एक्सप्लेन कर। जैसे यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन पूछा होगा तो बहुत अच्छा डिफरेंशिएशन लिखा गया। लेकिन अगर समझ लो 1 नंबर में पूछा जाता कि मतलब बता दो डेप्रिसिएशन का और कैपिटल लॉस का, फिर इस आंसर की हमें जरूरत नहीं थी, फिर हम मीनिंग लिखकर रुक सकते थे। किसको बात समझ में आई? तो कहीं ना कहीं हमें आंसर स्मार्टली अटेम्प्ट करने, ये भी नहीं करना कि हम तो पूरा पूरा लिख के जाएंगे, एंड इस तरीके से भी नहीं करना है कि हम जस्ट 2 नंबर का ही है, मैं तो 2 पॉइंट ही लिखूंगा। जब आपकी बात ही नहीं समझ में आ रही, आपकी बात समझ आनी चाहिए, कहानियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक कहानी होनी चाहिए। दोनों बातों में फर्क है। हमें आंसर में, ये हिस्ट्री का पेपर नहीं है, ये एसएसटी का पेपर नहीं है कि आप कहानियां लिखने बैठ जाओगे कि आंसर को लेंदी करना है। लेकिन आंसर की जितनी जरूरत है उसको उतना जरूर देखा जाओ।
हाँ, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए गाइडलाइंस होती हैं कि इतने से इतने, लाइक अगर 2 नंबर का है तो आप 4 से 5 लाइनों में अपने आंसर को खत्म कर लो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं 2 लाइनें और लिखूं यहाँ पे ताकि मेरा बात समझ आए, तो खुद को बाउंड भी मत करो, एक्स्ट्रा भी मत लिखो, लेकिन खुद को बाउंड भी मत करो कि 4 से तो आगे मैं बढ़ ही नहीं सकता। पेपर को स्मार्टली मैनेज करो। एक और कॉमन मिस्टेक हम कई बार क्या कर देते हैं, जब हम इकोनॉमिक्स का पेपर शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड में रहता है कि इकोनॉमिक्स का पेपर टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो हम लोग उसको स्टार्टिंग में लिखते हैं स्लो, अच्छी हैंड राइटिंग करने के लिए। लास्ट तक आते आते टाइम शॉर्ट पड़ने लग जाता है, फिर आप मारते हो पैनिक एंड फिर आप पेपर में कीड़े मकोड़े मारने लगते हो। इसका हल क्या है, एक आधा सैंपल पेपर करके देखो टाइमर के साथ सॉल्व, नॉट फॉर चेकिंग कितना आता है कितना नहीं आता, वो पॉइंट निकाल दो दिमाग से। अभी आपको सैंपल पेपर करके देखना है कि आपका लिखने का स्पीड कितना है, ठीक है, एंड उस हिसाब से अपना स्पीड डिफाइन कर लो। मैं आपको सिंपल सी बात बता देती हूँ, देखो आपका पेपर होगा 80 नंबर का, आपको घंटे मिलेंगे 3 आवर्स, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 3 घंटे में कितने हो गए, 180 मिनट हो गए, हाँ या ना, कि कम ज्यादा हुए, 180 मिनट हो गए। 80 नंबर के क्वेश्चंस करने के लिए आपको मिल रहे हैं 180 मिनट, यानी कि डबल से भी ज्यादा टाइम मिलेगा। यानी कि अगर 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, उस पे आप 2 मिनट से 2 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड तक आराम से लगा सकते हो, इतना टाइम मिल रहा है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको लिखने में आप 8 मिनट आराम से लगा सकते हो। तो यहां पर समझो कि टाइम बहुत मिलेगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज सोचकर कि यार मेरे पास टाइम बहुत है, इसलिए आप स्टार्टिंग में पेपर बिल्कुल ही स्लो लिखो, सजा सजा के, एंड एंड तक आते आते हौच पौच। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे पेपर में एक नॉर्मल स्पीड मेंटेन करो, स्टेडी हाथ से लिखो, जो आपका रनिंग हैंड है। डेकोरेट मत करने बैठो पेपर को। पेपर नीट लिखने का मतलब ये नहीं होता कि डेकोरेट कर लो। पहले 10 पेजेस में तो लाइन भी लग रही है हर आंसर के बाद, हाईलाइट भी हो रहे हैं, पॉइंटर्स भी बच रहे हैं, लास्ट में टाइम ही नहीं है, सब हौच पौच हौच पौच हौच पौच, वहां नंबर कट जाएंगे। है भी लास्ट में इंडियन इकोनॉमी, जहां पे कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी स्टोरीज बनाएंगे, वहां नंबर कटवाओगे तो फिर ये काम अपने को नहीं करना है। एक स्टेडी स्पीड से चलो, क्योंकि मैक्रो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली तुम लोग आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगी, अच्छे एग्जांपल्स अगर वहां पे हम डालेंगे तो। इंडियन में तुम लोगों को थोड़ा सा ऐसे सोचोगे कि क्या था, क्या लिखा था, क्या हुआ था, जमींदारी सिस्टम क्या था, एग्रीकल्चर के हालात क्या थे, सोच के लिखोगे। तो उधर वहां पे हम थोड़ा सा टाइम अपने लिए बचा के चलो, क्योंकि इंडियन में तुम लोग केस स्टडीज वगैरह भी फेस करोगे, जहां तुम लोग थोड़ा सा दिक्कत हम लोग साथ मिलकर महसूस कर, उसके बारे में भी बात करेंगे। नोट करने वाली यहाँ पर क्या पॉइंट है कि क्योंकि ये ना हो, हम लोगों को पेपर में एक स्टेडी स्पीड रखना है, एक आम स्पीड रखो जिसपे आप अपना सारा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, पैनिक ना करो। एक और बात हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपका जो स्टार्टिंग में रीडिंग टाइम होता है, उस रीडिंग टाइम को सारा पेपर रीड करने में यूटिलाइज नहीं करना। होता क्या है, अगर आपने पहले 5 क्वेश्चंस रीड कर लिए, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ रहे हो, कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आए, कुछ क्वेश्चंस क्लिक नहीं कर रहे, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, कि क्या था, पैनिक मारोगे, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में भी गलती करने की उम्मीद आ जाएगी। पैनिक का सिचुएशन जब भी क्रिएट हो रहा है ना, समझ लो तुम लोग गए, पैनिक हुआ, मरे, कुछ ना कुछ गलती तो बेफालतू में करोगे। कितनी बार हम लोग ऐसे करते हैं, अरे यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता था, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं गलत कैसे कर रहा है। वो इसीलिए होता है क्योंकि पैनिक, ये अपने को नहीं करना है। इसको ना हो, पैनिक ना हो, इसके कुछ ना कुछ हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक नेचुरल फैक्टर है, होगा। अभी भी बहुत बच्चे पैनिक फील कर रहे होंगे कि यार हमने पढ़ तो सारा लिया है, लेकिन आता है नहीं आता है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। रीजन क्या है कि तुम लोग पैनिक मार रहे हो। पैनिक को रिड्यूस करने के लिए अपने को क्या करना है, पहली बात तो जो पढ़ लिया उस पर कॉन्फिडेंस रखो, उसको प्रैक्टिस कर लो थोड़ा थोड़ा, कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट्स निकाल के, जो असाइनमेंट्स अपलोड हो रही है साथ साथ उन्हें प्रैक्टिस करते जाओ। हो गई है तैयारी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, पेपर में पैनिक को कैसे रिड्यूस करना है, पेपर हॉल में बैठे पहले ही स्ट्रेस का माहौल है कि यार पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं कैसा होगा, ठीक है। पहली बात तो खुद को रिलैक्स करो, 2 मिनट आंख बंद करके बैठ जाओ, सांस ले लो। बहुत टाइम है पेपर करने के लिए, कहीं पेपर भागा नहीं जा रहा, कहीं पेपर छूटेगा, ठीक है। सबसे पहले एमसीक्यूज वगैरह को रीड करने मत बैठो, उधर टाइम मत वेस्ट करो, वो एक एक नंबर के हो जाएंगे, ज्यादा स्ट्रेस मत लो उनका। सीधा आ जाओ पीछे जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं,
केस स्टडी वाले जो तुम्हें दिखेंगे। अगर हमारे एग्जाम में केस स्टडी आ रही है, सबसे पहले उधर आओ, क्योंकि उसको रीड करने में टाइम जाता है। तो केस स्टडी को हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। केस स्टडी को रीड करने का भी एक तरीका होगा। सबसे पहले केस स्टडी नहीं पढ़ना, सबसे पहले उसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने। जो नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे केस स्टडी से रिलेटेड वो पढ़ो, उसके बाद केस स्टडी पे आ जाओ, केस स्टडी पढ़ो। समझो केस स्टडी में कहा क्या जा रहा है। केस स्टडी में सीधे आंसर्स नहीं होते हैं। हम लोग हमेशा क्या सोचते हैं, केस स्टडी लिखी हो या इसी में से लाइन उठा के लिख दे। कभी भी बड़े हो गए हो, अब तुम्हें ये चीज नहीं करनी होती। इंग्लिश में हमारे नंबर क्यों नहीं आते थे अनसीन पैसेज में, क्योंकि हम सोचते थे हम लोग सीधा आंसर लिखेंगे उठा के। आंसर कभी भी सीधे नहीं लिखे जाते, आंसर का मतलब निकाल के लिखना होता है। चीज वही होती है, पर आपने वो आंसर को खुद का बनाना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो भी आप लिख रहे हो, कहीं भी थ्रू आउट द पेपर जो भी आप लिख रहे हो, जो डेफिनेशन है वो बात अलग है, उन्हें छोड़ दो। जो 1 मार्क्स उन्हें छोड़ दो। जो भी आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो ना, वो आपकी होनी चाहिए। जब तक वो खुद का वाला फैक्टर नहीं आएगा ना, मैंने समझाया, तब तक बात नहीं बनेगी, तब तक वो आंसर खूबसूरत नहीं होगा, डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है, स्टैंड आउट नहीं करेगा, टीचर का नंबर देने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारे सबसे पहले केस स्टडी के क्वेश्चंस पढ़ो, फिर केस स्टडी को ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे बात क्या हो रही है। ऑब्जर्व हो गया, उसके बाद देखो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, क्या मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ। वहां पे आप केस स्टडी पे लगा लो 5-10 मिनट जो भी आपको लगाने, क्योंकि जब सारा पेपर करके एंड पे केस स्टडी पे पहुंचोगे ना, पैनिक नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो तो मेरे को रेडी है, वो तो मेरे को बस लिखना ही है, प्रिपेयर ही है मेरा, हाँ है ना। तो केस स्टडी जैसी चीजें एक बार पहले पढ़ के अपने दिमाग में पॉइंटर्स क्रिएट कर लो कि मैं ये यहाँ पर बात करने वाला हूँ। अवॉइड करो क्वेश्चन पेपर पे निकला। वो कई टीचर्स इन्विजिलेटर्स जो होते हैं क्लास में, बेफालतू का सीन हो जाता है कई बार, उसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पेपर पे लिखना अवॉइड करो। जरूरत है आंसर शीट पे लिख लो, बैक पेज पे छोटा छोटा कहीं पे रफ कॉलम बना के, वहां पर अगर जरूरत लग रही कि नहीं मैं तो भूल जाऊंगा पानी की, तो अपने पॉइंटर्स वहां पे लिख लो। उसके बाद जब आपका टाइम शुरू होता है या केस स्टडी के बाद जो आपका टाइम बचा, फिर आप एमसीक्यूज पे आ जाओ, उसे धीरे धीरे अटेम्प्ट कर लो। मेरा सजेशन ये रहेगा, एमसीक्यूज के लिए आप एक टाइम डिफाइन कर लो कि समझ लो 10 एमसीक्यूज हैं आपके स्टार्टिंग में, आप उनको टाइम दे दो कि मैं 20 से 25 मिनट में इसे करूंगा। उस पे उससे ज्यादा टाइम मत लगाओ। जब 25 मिनट हो गए, अगर आपके 4 एमसीक्यूज रहते भी उन्हें रोक लो एक बार, क्योंकि एमसीक्यूज तो एक लाइन में ही आना है, उसका स्पेस छोड़ के आगे बढ़ जाओ, बाकी क्वेश्चंस लिखो। क्योंकि होगा क्या, अगर आप यहां पर 1 घंटा बिता दे रहे हो, बाकी क्वेश्चंस लिखने का आपका टाइम श्रिंक कर जाता है, नंबर तो एक ही देकर जाएगा ना एंड ऑफ द डे। तो यहाँ का टाइम डिफाइन करके फिर आगे मूव कर जाओ। कोशिश करके पेपर अटेम्प्ट सीक्वेंस में ही करो, उसमें कोई गलती मत करो। देखो, इसका कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, अगर आप सारा पेपर उल्टा पुल्टा भी लिखो तब भी नंबर मिलने होते हैं। पर अगेन वही बात कि टीचर के लिए हमारा काम क्या है कि आंसर रीडेबल हो, आंसर उनको पढ़े तो उनको दिक्कत ना हो। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको परेशान करूं, मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट ना समझाऊं एंड बार बार घुमाऊं, इधर घुमाऊं उधर घुमाऊं, तो आप लोग परेशान हो जाओगे, अपनी वीडियो बंद कर दोगे। उसी तरीके से आंसर शीट में जब सब कुछ हौच-पौच होता है ना, तो वो टीचर के लिए काम मुश्किल हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। सही है, गलत कुछ नहीं, पर टीचर के लिए काम मुश्किल हो रहा है। जब भी आप किसी का काम मुश्किल कर रहे हो, फिर वो बंदा इरिटेट तो होगा, इरिटेट होगा तो रिजल्ट वो आपको दिखा देगा। कहीं ना कहीं इन चीजों को हम छोटी छोटी अवॉइड कर सकते हैं। अपने को ये पंगे लेने की सिस्टम में जरूरत नहीं है। सीक्वेंस में लिखो, नीट एंड क्लीन लिखो, हाईलाइट कर दो जहां जरूरत लगे। अननेसेसरी स्पेस भी नहीं छोड़ना कि 2-2 लाइनें छोड़ रहे हो हर पॉइंट के बीच में। जरूरत लग रही है कि मेरा आंसर क्लियर दिखेगा, जैसे यहां पर हमने देखा इन्होंने क्या किया हुआ है, मान लेते हैं ये वाला आंसर है, एनवायरनमेंट को डिफाइन कर दिया, क्राइसिस क्या होता है, फिर लिख दिया कि यहां से मैं पॉइंट्स बनाने शुरू कर रहा हूं कि क्राइसिस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एक इंपैक्ट लिख दिया, दूसरा लिख दिया, एंड लास्ट में एक कंक्लूजन। ये बहुत जरूरी रहता है, कुछ भी लिख रहे हो ना, लास्ट में एक कंक्लूजन की लाइन मार दो कि मैंने यहां से ये समझा है। ये देखो, एक कंक्लूसिव लाइन यहां पर दे दी गई है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बारे में बात की गई कि क्या है, कब शुरू हुआ, क्या उसका एम था, एंड उसके अंदर क्या क्या किया गया। उसके बाद क्या हो गया, प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं। पहला प्रॉब्लम, अब देखो यहां पे आपको ना पढ़ना नहीं पड़ना, यहां पे आपको चीजें दिख रही हैं। हाउएवर इट हैड टू फेस सम प्रॉब्लम्स। क्या, सिवियर ड्रॉट, अच्छा ड्रॉट आ गए थे, किलिंग ऑलमोस्ट, अच्छा 30 मिलियन लोग मर गया था, ओके। कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया, अच्छा रशिया के साथ लड़ाई भी हुई थी। क्या हुआ था, विड्रॉल ऑफ प्रोफेशन, अच्छा मतलब रशिया ने कुछ अपने प्रोफेशनल्स यहां से विड्रॉ कर लिए थे। किसको बात समझ में आ रही, रशिया ने नहीं, सॉरी चाइना ने क्या किया था, कुछ
जो भेजे हुए थे रशिया ने उनको विड्रॉ कर लिया था। हाँ या ना? एडवर्सली इफेक्ट पड़ा, ग्रेट पॉलिटरी एंड कल्चरल रेवोल्यूशन को इसने पंप दिया कि जब ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड में दिक्कत आई तो हम लोग कहाँ शिफ्ट करें, चाइना कहाँ शिफ्ट करो। उसने एक नया कैंपेन चलाया, ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन इन 1965। इंडियन इकोनॉमी में कहीं ना कहीं अगर आप डेट्स डालोगे तो आपका आंसर नो डाउट ज्यादा इफेक्टिव लगेगा कि आपको टाइमलाइन समझ में आए कि किस मोमेंट में क्या हुआ। इसके लिए सजेशन ये रहेगा कि इंडियन को एक स्टोरी की तरह पढ़ो। इंडियन को क्योंकि हम रट्टा लगाने बैठते हैं इसलिए दिक्कत आती है। यहाँ पर अब चाइना की स्टोरी बन रही है, इस आंसर में एक स्टोरी है कि उन्होंने एक चीज शुरू की, ठीक है, किस लिए शुरू की, ताकि बेटर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके, ग्रोथ हो सके, एंड उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आई तो फिर उन्होंने कुछ और लॉन्च किया। एक कहानी है, हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहानियां बनाने लग जाएंगे, ये हुआ ऐसे ऐसे ऐसे, क्लस्टर करेंगे सब कुछ, हॉच पॉच करके टीचर के मुंह पे मारेंगे। इसने टीचर के मुंह पे कुछ नहीं मारा, इसने टीचर को समझाया कि देखो यार ये चीज आई, इस चीज में फिर कुछ दिक्कतें आई, दिक्कतों के हल में कुछ और लॉन्च कर दिया गया। ऐसे ही तो चलता है, कोई भी सिस्टम होता है, कुछ ना कुछ किया जाता है, फिर दिक्कतें आती है, फिर उन दिक्कतों को हल कर लिया जाता है। ये चीज आंसर में कम्युनिकेट हो रही, एक फ्लो है आंसर के अंदर। डाटा इन्वॉल्व किया हुआ है, जहां भी जो डेट्स इंडियन में चाहिए होती हैं उन सब के बारे में यहाँ पे क्लियरली बात की हुई है, हाईलाइट किया हुआ है। जिन भी बातों को हम दिखाना चाहते हैं, शब्द यूज किए गए हैं जो कि इकोनॉमिक्स डिक्शनरी में होते हैं, जैसे कि इनवर्स रिलेशन। यहाँ पे ऐसे भी तो लिखा जा सकता था, वन थिंग अप, वन थिंग डाउन, वन थिंग फॉल, वन थिंग राइज। नहीं, शब्द है इनवर्स रिलेशन के, एक चीज बढ़ती है दूसरी घटती है। शब्द यूज करने पड़ेंगे हमें अपने आंसर को इफेक्टिव बनाने के लिए। किसको बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन क्या था, अगर हम इस आंसर को देखें तो, कि जो बैंक रेट है वो कैसे यूज किया जाता है, तो उन्होंने बताया बैंक रेट होता क्या है सबसे पहले तो, फिर देखा बताया कि एक बैंक रेट का इनवर्स रिलेशन चलता है किसके साथ, एग्रीगेट डिमांड के साथ, या हम कह सकते हैं मनी सप्लाई के साथ। क्या करता है आरबीआई, अगर इंक्रीज कर देगा बैंक रेट तो लोन उठाना कॉस्टली हो जाएगा, कॉस्टली हो गया अगर तो लेंडिंग रेट बढ़ जाएगा, यानी कि जो कमर्शियल बैंक है वो भी अब ज्यादा चार्ज करेंगे। अगर वो ज्यादा चार्ज करेंगे लोग पैसा नहीं लेंगे, कम लेंगे। एंड अगर कॉस्टलियर हो गया है लोन लेना जनरल पब्लिक के लिए तो वो क्या करेगा, बोरो कम करेगा, डिस्करेज हो जाएगा। देखो कितने अच्छे एक्यूरेट शब्द है। यहाँ पे टॉपर का आंसर शीट इज नॉट के भगवान का आंसर शीट, पर समझो कि टॉपर को नंबर किस बात के मिल रहे हैं, उस एक्यूरेटनेस के, उस गुड वोकैब के मिल रहे हैं, जो कि दिखा रहा है कि भाई मुझे समझ में आ गई ये बात। अब आप समझो यहाँ पे क्या लिखा हो, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे शब्द हैं जो आपके आंसर को क्या कर देंगे, इफेक्टिव बना देंगे। ओवरऑल ड्रॉप आएगा टोटल डिमांड में फॉर द क्रेडिट। सिंपल आंसर, सारा एक स्टोरी लाइन में फ्लो करके बंद हो गया। किसको बात समझ में आई? न्यूमेरिकल्स देखिए अगर कैसे अटेम्प्ट किए गए, क्लियर किया है पहले कि हमें निकालने का क्या है, वो कैसे मिलेगा। नेट वैल्यू एडेड निकालने का फैक्टर कॉस्ट पे, वो कैसे मिलेगा, ग्रॉस वैल्यू में से, मार्केट प्राइस में से कंजम्पशन माइनस करने का फिक्स्ड एसेट, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करने का। फिर कहते हैं कि यार ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है ये कैसे निकलेगा, कहते हैं ये निकलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, जो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है, रॉ मटेरियल वगैरह जो यूज कर लिया। अब सेल्स कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राइस क्या है और क्वांटिटी क्या है। प्राइस इनटू आउटपुट जब हम कर देंगे तब जो गिवन हमें है क्वेश्चन के अंदर, ये प्राइस 20 है और क्वांटिटी कितनी है 1250, हमारे पास आ गया कि इतनी सेल्स है, हाँ है ना। अब सेल्स को हम उठा के यहां पर पुट कर देंगे, पुटिंग 3 इन 2, 3 को उठाया एंड 2 में, यानी कि इस इक्वेशन में पुट कर दिया, कितना आ गया 25,000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, हाँ या ना। चेंज इन स्टॉक कितना है वो गिवन होगा, वो करके हमारे पास जीवीए एट एमपी आ गया। अब जीवीए एट एमपी 4 को हम कहां पुट कर देंगे, जो हमारा फर्स्ट था यहां पर, इसमें जहां पर हमने क्या किया था, जीवीए माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, वो कर देंगे, वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, माइनस हो गया, हाँ या ना, आंसर आ गया। यानी कि ये जो 1 2 3 4
4 यूज किए गए, टीचर को देखना कितना आसान हो गया कि कहाँ पे क्या वैल्यू पुट हुई है। यही न्यूमेरिकल हम करते हैं तो सीधा फिगर्स लिख देते, चाहे हम इस आंसर तक पहुंचा देते। आंसर तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आंसर तक पहुंचने, जब टीचर पहुंचा आंसर तक, क्या उसको सारी बात समझ में आ गई? मुद्दा ये होना चाहिए, पेपर लिखते हो आप, टीचर होने चाहिए, और आपको समझना चाहिए कि जो चेक करेगा वो टीचर नहीं, वो स्टूडेंट है आपका, उसको बात समझ आनी चाहिए। जब हम इस भावना से लिखने लग जाएंगे तब हमारे आंसर्स भी सही हो जाएंगे। प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ मुझे आपको लेक्चर नहीं देना पड़ेगा, वो आप खुद कर लोगे, आपको पता है नीट लिखना है, लाइन लगाना है, साइड पे लाइन लगाना है, हेडर्स बनाने, ये चीजें हमें पता है। ये चीज मन में बिठाओ कि आप टीचर हो, आप एक्सप्लेन कर रहे हो जब आप आंसर लिख रहे हो। तो किसको कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? जो भी हम लिख रहे हैं, ठीक है, एक तो उसको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करो, कोशिश करो कि आप उसको डायग्रामेटिकली भी दिखा सको, कि जो भी ग्राफ्स नेसेसरी हैं वो वहां पे आप ड्रॉ कर दोगे तो समझना आसान हो जाता है कि क्या बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था, इसमें हम लोगों को बोला गया था कि इकोनॉमी में डिमांड जो है वो क्या है? कम है, डेफिशिट डिमांड है, जिसकी वजह से डिफ्लेशनरी गैप है। कैसे इसे ठीक किया जाएगा? तो उस बच्चे ने लिख दिया कि आप भाई रेपो रेट को ठीक कर लोगे, रिवर्स रेपो रेट को यूज करके बैंक क्या कर देगा, चीजों को ठीक कर देगा। फिर डायग्रामेटिकली बोला है, डायग्रामेटिकली बनाने को थोड़ी बोला था क्वेश्चन में, लेकिन इसमें क्या किया पता है क्या? देखो, पहले हम लोग ऐसी सिचुएशन में खड़े थे जहां पे डिफ्लेशनरी गैप आ रहा था, एडी जितना होना चाहिए उतना नहीं था, एक्चुअल एडी कम था, फुल एम्प्लॉयमेंट पे इधर होना चाहिए था, लेकिन हम लोग इधर खड़े हुए थे। इसको हमने जब ठीक किया रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट करके, तो अब हम फुल एम्प्लॉयमेंट वाली एडी पर पहुंच गए। एक्चुअल एडी हमारी क्या हो गई? जो प्लान एडी थी उसके बराबर हो गई। जितना एडी हमें चाहिए था फुल एम्प्लॉयमेंट पे, उतना एडी हमें मिल गया। एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, प्रॉपरली चीजों को लेबल किया गया। कौन सी लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है बताया गया। कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम का है, फुल एम्प्लॉयमेंट का है, एक्चुअल एडी कौन सी है, जो चाहिए वो एडी कौन सी है, सब हमें यहाँ पर एक क्लियरली पता लग रहा है बिफोर आफ्टर के डायग्राम। किसको बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हमें आंसर्स को अपने फ्रेम करना होगा। ये क्वेश्चन इंफ्रास्ट्रक्चर से, ये चैप्टर अभी वाले सिलेबस में हटा दिया गया, आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पर समझते हैं यहाँ से। ये बेसिकली एक केस स्टडी थी। अगर हम देखें, एक मिनट, लेट मी टेक दैट आउट। इस तरीके की केस स्टडी है, ठीक है, जिसका आंसर वहां पे लिखा गया। केस स्टडी पढ़ने का तरीका, सबसे पहले यहाँ पे स्टेट द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, इंफ्रा का मतलब बताना है। एक्सप्लेन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीएम गति शक्ति स्कीम। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिलेबस में अगर जैसे चैप्टर होता तो आप लोगों ने पढ़ा होता, आपको पता होता कि यहाँ पे हम क्या लिखने वाले, ठीक है। गति शक्ति मान लेते हैं कि आपने सिलेबस में नहीं पढ़ा, ठीक है। अब आ जाओ केस स्टडी, देखो क्या लिखा हुआ है। द सेंटर्स पीएम गति स्कीम विल गिव मच नीडेड पुश टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अच्छा, मतलब ये जो गति स्कीम है, मैंने पढ़ा था क्वेश्चन में, मुझे इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताने की क्या करेगी, इसका एम क्या था। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? गति स्कीम ने पुश दिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को। मतलब मैं समझ सकती हूँ कि गति स्कीम को लाके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने को एम किया जा रहा था कि इंफ्रा बढ़े कंट्री का। और सोचो और क्या हो सकता है, यहाँ पे देखेंगे, एंड लॉजिस्टिक्स अक्रॉस द इंडिया। दिस स्कीम विल ड्राइव द इकोनॉमिक ग्रोथ गिविंग बूस्ट टू इंडस्ट्रीज सच एज स्टील एंड सीमेंट। अच्छा, इंफ्रा डेवलप करके ये इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहते हैं। समझ आ गई? एक लिंक बन गया हमारा यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट हमें समझ में आ गया कि ये ऑब्जेक्टिव था कि इकोनॉमी ग्रो कर देंगे इंफ्रा डेवलप करके, ठीक है। ग्रेटर कनेक्टिविटी इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर स्मॉल फार्मर्स एंड मीडियम एंटरप्राइजेस थ्रू न्यू रोड्स, कार्गो टर्मिनल्स एक्सेट्रा। अच्छा, तो ये रोड सिर्फ आयरन स्टील को या इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए नहीं, बल्कि फार्मर्स की कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए भी बढ़ा रहे थे। कोई बात नहीं, अगर आपका दिमाग इस तरीके से नहीं भी फंक्शन कर रहा है, जब आप 10, 15, 20 केस स्टडीज कर लोगे तो आपको ये चीज समझ में आने लग जाएगी कि हमारे लिए कैसे चीज है। एज अ स्टूडेंट जब मैंने केस स्टडी पढ़ी, मुझे कुछ नहीं समझ रहा, ठीक है, लेकिन जब मैंने केस स्टडीज पढ़ना शुरू किया तो मुझे उसका पैटर्न समझ में आ गया कि क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन का आंसर इसी में कहीं आपको मिलने वाला है। एग्जैक्टली अगर हम लाइन कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते, दिक्कत वहां आती।
हालांकि वो भी हो जाएगा, पर अपने को वो नहीं करना। अपने को असेंस डिराइव करना। आपके पास एक फ्रूट दिया हुआ, उसका निचोड़ निकाल के जूस सर्व करना। अगेन क्या बात आ गई, आप टीचर हो, आपका स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट को सिंपल यहां से ऐसे लाइनें उठा के कैसे बोल सकते हो? स्टूडेंट को तो आपको मतलब समझाना पड़ेगा ना। आप टीचर हो, टीचर क्या करेगा? मतलब समझाएगा। तो केस स्टडी पढ़ लो और स्टूडेंट को मतलब समझा दो। पेपर इस तरीके से, इस मेंटालिटी के साथ करना शुरू करो कि मैं टीचर हूं, मैं समझा रहा हूं। जब आपने मेंटालिटी अडॉप्ट कर ली ना, फिर आपको कोई भी दिक्कत पेपर अटेम्प्ट करने में मेरे हिसाब से नहीं आएगी। आता नहीं आता वो सिलेबस पे डिपेंड करता है जो हम पढ़ रहे हैं। वो हम पढ़ लेंगे सारा, एंड तक हम सब कवर कर रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। 2-2 3-3 बार आप चीजें पढ़ चुके हो, किताबें पढ़ चुके हो, कोई बात नहीं, एक और बार पढ़ लेंगे। इट्स नॉट अबाउट मेमोराइजिंग। मेमोराइज हम कर लेंगे, रट्टे हम मार लेंगे जिन चीजों के हम मान लें। कॉन्सेप्ट्स समझना इस तरीके से कि आप टीचर हो एंड आपको समझाना है, दैट्स व्हाट मेक्स द डिफरेंस किसी भी दो आंसर्स के बीच में। दो बच्चों ने आंसर लिखा है, वो बोलेंगे हमने सेम लिखा है, एक को नंबर कम मिल रहे हैं, एक को ज्यादा मिल रहे हैं। फर्क ये होता है, जिसको नंबर ज्यादा मिल रहे हैं ना, वो बात कर रहा होता है, उसका आंसर बोल रहा होता है कि यार मैं ये कहना चाहता हूं, समझ रहे ना तुम लोग। इस तरीके से अपने आंसर्स को बात करने लगाओ। जब आपके साथ ये चीज होने लग गई तो अपने को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जो हम करना चाहते हैं। यानी कि जो इस आंसर शीट देखने का टॉपर की ये मतलब नहीं था कि इसकी तरह लिखो, अच्छा लिखो, स्पेस के साथ लिखो। इसका मतलब था कि आपके आंसर्स में वो कम्युनिकेशन है। जैसे हम दो दोस्तों में बात करते हैं, आपकी बात समझ आती है ना, वो समझ आना चाहिए एग्जामिनर को जब भी आप कोई आंसर फ्रेम करो। कूलनेस के साथ एक टीचर की तरह अपनी बात समझाओ कि आपके स्टूडेंट को सब समझ आए। टीचर पैनिक करेगा, "ओ, ये बच्चे को कुछ समझ नहीं आएगा, एग्जामिनर को भी कुछ समझ नहीं आएगा अगर आप पैनिक करोगे। तो अपने स्टूडेंट के लिए एक अच्छा आंसर लिख कर जाओ। यही थी कुछ टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। होपफुली आपको कुछ हेल्प मिलेगा एंड हम लोग साथ में मिलके बेटर नंबर इकोनॉमिक्स में ले पाएंगे। मिलते हैं और वीडियोस के साथ, पढ़ते रहिए हमारे साथ जुड़ के बोर्ड्स तक। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।